ओके माय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कल हम लोगों ने जहां टॉपिक को छोड़ा था वहीं से टॉपिक को आगे बढ़ाना है। आप लोगों को मोटिवेटर आज रिजल्ट भी आया है, बहुत बढ़िया रहा। हिंदी मीडियम का भी बहुत अच्छा मिल रहा है और बड़ी खुशी हो रही है। आप लोगों से मैं बड़ी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जब थिंकिंग क्रिएचर हो जाओगे तो यूपीएससी अपनी मुट्ठी में होगी। कोई बड़ी चीज नहीं है ये, केवल उसका तरीका सही होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि फ्रांस की क्रांति 1789, 1853, अभी मैं हम लोग खंड 2 के उपखंड 3 में है और फ्रांस की क्रांति में अधिकांश चीजें मैंने आपको बता दी थी। केवल लास्ट में हम रुके पड़े हैं, उसको पहले फिनिश कर देना चाहता हूं, फिर आगे बढ़ना चाहता हूं। हम नेपोलियन बोनापार्ट जो चौथा है, वो नेपोलियन बोनापार्ट में मैंने कई बातें करा दी थी। नेपोलियन क्रांति का शिशु था, परंतु उसने कैसे क्रांति का आदर्शों को उलट दिया। कल एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, उस क्वेश्चन पर पहले आप अपना विचार दीजिए कि क्वेश्चन आप लोग कर पाए या नहीं। अंकुर, जरा मेरे स्टूडेंट से पूछो कि क्या सिचुएशन है उनका क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन ये था कि नेपोलियन क्रांति का शिशु था अथवा क्रांति का हत्यारा। अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन का उत्तर आपने कर लिया था या नहीं किया था? प्लीज गिव मी द हिंट। आप लोग पहले मुझे इसको इन्फॉर्म करिए। बच्चे कह रहे हैं ट्राई किया था तो हो ही गया होगा। आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने में दिक्कत हो रही हो तो मैं स्टार्ट करके आपको बता देता हूं। स्टार्ट आप ऐसे कर सकते हो कि नेपोलियन तथा फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति के बीच बड़ा ही विरोधाभासी संबंध रहा है। बड़ा ही विरोधाभासी संबंध रहा है। अब देखो, ये आपका इंट्रोडक्टरी लाइन हुआ, बड़ा एप्रोप्रिएट लाइन है। जैसे आप धीरे धीरे लिखना सीखोगे तो आप एप्रोप्रिएट लाइन को पकड़ लोगे। विरोधाभासी संबंध इसलिए रहा है कि आपने स्टैंड जरूर लिया होगा कि एक ही साथ वो दोनों है। एक कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कई आधार पर वो क्रांति का शिशु भी ठहरता है, तो कई आधार पर वो क्रांति का हत्यारा भी है। तो अगर दोनों चीज एक साथ है या उसके दोनों तरह की भूमिका है तो विरोधाभासी संबंध तो है। कहीं क्रांति को बढ़ा भी रहा है, कहीं क्रांति को कुचल भी रहा है। तो अब जैसे आपका इंट्रोडक्टरी लाइन हो गया विरोधाभासी संबंध, ये एक तो इंट्रोडक्टरी लाइन हुआ। अब दूसरा, आप दूसरी पंक्ति लिख सकते हैं कि एक तरफ क्रांति ने उसे पैदा किया तथा वह क्रांति के अग्रदूत के रूप में स्थापित हुआ। तो दूसरी तरफ उसने स्वयं क्रांति के कुछ मूलभूत आदर्शों को कुचल दिया। ये आपका थेसिस हो गया।
अब यहां तक आपका रास्ता बन चुका है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब पैराग्राफ चेंज करो और तब दिखाओ कि वह क्रांति का शिशु था, वह निम्नलिखित आधार पर क्रांति का शिशु ठहरता है। और तब बिंदु 1 दे दो, क्रांति ने प्रतिभा के लिए रास्ता खोल दिया, तभी नेपोलियन जैसे एक सामान्य व्यक्ति का आगे बढ़ना संभव हुआ। क्रांति ने परिस्थितियां निर्मित की जिसने नेपोलियन की सफलता तय की। फिर क्रांति के आदर्शों के क्रियान्वयन के नाम पर ही उसने अपनी सरकार के लिए वैधता प्राप्त की। तीसरी मतलब आप किसी तरह से 5 पॉइंट उसके फेवर में लिख दो और फिर पैराग्राफ चेंज करो और 5 पॉइंट उसके विरोध में लिखो। जैसे एक पॉइंट तुम यूरोपीय कंटेक्स्ट में जरूर लिखना, दोनों में। यूरोपीय कंटेक्स्ट में लिखना कि फ्रांस से बाहर भी उसको क्रांति के अग्रदूत के रूप में, यूरोप में उसे क्रांति के अग्रदूत के रूप में स्वीकार किया गया और उसका स्वागत किया गया। तो वो एक पॉइंट आप उसके फेवर में दे दो और फिर पैराग्राफ जैसे 5 पॉइंट उसके फेवर में दिया और 5 पॉइंट वो, लेकिन साथ ही वो क्रांति का हत्यारा भी ठहरता है, इसके पक्ष में निम्नलिखित बातें कही जा सकती है। फिर अब दिखा दो कैसे उसने स्वतंत्रता को कुचल दिया, समानता किस प्रकार से राजनीतिक दलों पर बंदिशें लगाई, कैसे वो राजतंत्र को पुनर्जीवित किया। आप उसमें से 5-6 पॉइंट निकाल कर लिख दो और फिर निष्कर्ष दे दो, बस हो गया। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसका उत्तर लिख दिया होगा। अंकुश जरा पूछो कि इन्होंने इस डायरेक्शन में लिखा है क्या, मतलब सेंटेंस नहीं, हमारा आपका वाक्य तो अलग अलग होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या आपने इस डायरेक्शन में लिखा, लिखने की कोशिश की, तो दैट्स अ गुड थिंग। यस इधर वेरी गुड, तो ठीक है, आपका अच्छा प्रयास है बहुत। अब देखो, अब नेपोलियन बोनापार्ट को जहां हम लोगों ने छोड़ा है वहीं से आगे लेते हैं। तो राष्ट्रवाद को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया, ये कल हम लोगों ने आप कवर कर दिया था। उसने पुराने फ्रांस नए फ्रांस को जोड़ा, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब है नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था, ये आपको समझा चुका हूं। अब नेपोलियन के पतन के क्या कारण थे, तो पतन के कारण में हम लोगों ने 2-3 बातें कही। देखिए, नेपोलियन के पतन के कारण में हमने ज्यादा नहीं, आपको 4 पॉइंट दिए और चारों पॉइंट बिल्कुल ही शीशे की तरह साफ है। पहला पॉइंट हमने दिया वो है आप क्रांति के आदर्श एवं नेपोलियन के साम्राज्यवाद के विरुद्ध अंतर्विरोध। अब इन दोनों के विरुद्ध अंतर्विरोध है, मतलब क्रांति के आदर्श और नेपोलियन के साम्राज्यवाद है, उसके विरुद्ध अंतर्विरोध है। अंतर्विरोध क्या है कि जब नेपोलियन यहां से फ्रांस से जब यूरोप गया तो यूरोप के लोगों ने उसको महानायक की तरह स्वागत किया। फ्रांस के किसानों ने, मध्य वर्ग के लोगों ने, उसे लगा कि अरे तो क्रांति का ज्वलंत रूप है, ये तो हमें निरंकुश शासक तंत्र से आजाद करवाएगा। तो पहले तो नेपोलियन को उत्साह में उन्होंने स्वागत किया और नेपोलियन ने भी यही नाटक स्वांग रचा कि यूरोप को मुक्त कराने आया है। और फिर उसने क्या किया, उन भूभाग को जीतकर उनके संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया। ओके, तो उनके संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया और बड़ी संख्या में लोगों को अपनी सेना में नियुक्ति करने लगा। तो धीरे धीरे उन देशों को समझ में आने लगा कि अरे यह तो साम्राज्यवादी है, ये तो हमारे क्षेत्र को लूट रहा है। और सबसे बड़ी बात हुई कि उनके इस समझ को विकसित करने में फ्रांस की क्रांति के आदर्शों ने ही अग्रिम भूमिका निभाई। फ्रांस की क्रांति के आदर्शों ने अग्रिम भूमिका इसमें निभाई, आप याद करो, जब ब्रिटिश ने हमारा शोषण किया तो ब्रिटिश के विरुद्ध जो हमारी जागृति आई
तो हमें जागृति लाने का पहला काम किसने किया? स्वयं पश्चिमी विचारधारा ने ही तो किया था। तो फ्रांस की क्रांति की विचारधारा ने यूरोपीय बुद्धिजीवियों को आंखें दे दी, अधिकारों से वाकिफ कराया, क्योंकि वो वहां व्यक्ति और नागरिक के अधिकारों की उद्घोषणा उनके कानों में भी गूंज रही थी। दूसरी तरफ देख रहे थे कि अरे तो हमें लूट रहा, हमारा शोषण कर रहा, तो उनके मन में प्रतिक्रिया हुई और उसी प्रतिक्रिया में अंत में यूरोप के लोगों ने नेपोलियन को यूरोप से बाहर खदेड़ दिया। तो उसका अपने साम्राज्यवाद और फ्रांस की क्रांति के बीच का अंतर्विरोध उसके पतन का कारण बना। दैट इज सबसे रिमार्केबल पॉइंट ये है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को मैं पहले 4 पॉइंट लिखवा देता हूं, फिर एक बार पूछ लूंगा आप लोगों से, आप लोग ओके कर दोगे, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। दूसरा पॉइंट वहां पर मैंने मेंशन किया है कि फ्रांस की सैन्य विशिष्टता समाप्त हो गई। ये भी अंतर्विरोध ही है। अंतर्विरोध क्या है मैं बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, पीछे भी बताया हुआ था कि जब जैकोबियन शासन था तो जैकोबियन शासन ने अनिवार्य सैनिक भर्ती लागू कर दी थी फ्रांस में। तो उसने अनिवार्य सैनिक भर्ती जैकोबियन शासन ने लागू कर दी थी। तो अनिवार्य सैनिक भर्ती लागू होने से क्या हुआ कि फ्रांस एक बड़ी ग्रैंड आर्मी बना ली। जैसे अब किसी देश के पास 1.5 लाख सैनिक, किसी के पास 2 लाख सैनिक है, किसी के पास 2.5 लाख सैनिक है, और फ्रांस ने 13 लाख की विशाल सेना खड़ी कर दी। तो यूरोपीय गठबंधन, जब चूंकि अनिवार्य सैनिक भर्ती में यह है कि नागरिकों की सेना बन गई कि जो भी नागरिक है, एबल बॉडीड है, सभी सैनिक सेवा में आ सकते हैं। तो क्या हुआ कि फ्रांस एक 13 लाख की ग्रैंड आर्मी को क्रिएट कर दिया। ओके, और अब क्या हुआ कि धीरे धीरे फ्रांस से ही यह चीज सीख ली अन्य यूरोपीय देशों ने, और जब एक बार उन्होंने फ्रांस से यह बात सीख ली तो फ्रांस पर ही फिट करना शुरू कर दी। अब उन लोगों ने भी अपनी बड़ी बड़ी सेनाएं बना ली। तो जो जैसे नेपोलियन की सफलता का भी तो एक बड़ा कारण था अनिवार्य सैनिक भर्ती, जो सैनिक अधिकारी कानून ने जैकोबियन शासन के समय लागू किया था। वह विशेषता तो जाती रही, वो आगे चलकर फ्रांस के पतन का एक कारण बन गया। तो दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण है महाद्वीपीय व्यवस्था। ये मैं आपको कल समझा चुका हूं कि महाद्वीपीय व्यवस्था एक दोधारी तलवार सिद्ध हुई। जितना ब्रिटेन को नहीं काटा उतना फ्रांस को काट दिया। कैसे महाद्वीपीय व्यवस्था से स्कार्सिटी ऑफ गुड्स हो गई, जन असंतोष हो गया, जनता ने आंदोलन खड़ा कर दिया, यूरोपीय शासक भी अपनी जनता के साथ हो गए, नेपोलियन के विरुद्ध यूरोप में विद्रोह शुरू हो गया। तो महाद्वीपीय व्यवस्था उसके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बना। और चौथा है मास्को अभियान। मास्को अभियान में मैंने आपको डेविड थॉमसन का वो कोटेशन बताया था कि यूरोप के छोर पर दो छोरों पर 2 महाशक्तियां हैं। अगर कोई तीसरी शक्ति जो यूरोप पर शासन करना चाहता है, उनको कम से कम 2 महाशक्तियों में एक का समर्थन चाहिए। मतलब यूरोप के 2 छोरों पर 2 महाशक्तियां हैं। अगर कोई तीसरी महाशक्ति यूरोप पर शासन करना चाहता है तो उसको कम से कम एक महाशक्ति का समर्थन चाहिए। लेकिन नेपोलियन कैसे पूरब के उस विनाशक अभियान पर निकल चुका था, जबकि पश्चिम में ब्रिटिश साम्राज्य अभी भी अविजित था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उसकी भूल थी, और यही गलती 130 वर्षों के बाद हिटलर ने दोहराई थी। तो यही 4 कारण है उसके पतन का। अंकुर, जरा मेरे स्टूडेंट से पूछो यहां तक वो क्लियर हो गया या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग थोड़ा क्लियर करिए कि आप इन पॉइंट से, इन बिंदुओं से आप परिचित हुए या नहीं। बी फास्ट। यस क्लियर हो गए? ओके, अच्छा। और
अब पहले मैं थोड़ा सा, आप लोगों ने, ये तो केवल पढ़ने की चीज है, थोड़ा सा फ्रांस की क्रांति का महत्व एवं विरासत में भी मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। इस पॉइंट्स को भी आप समझ लीजिए, बहुत आसान है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। एक है, फ्रांस की क्रांति ने तात्कालिक रूप में फ्रांस एवं यूरोप को परिवर्तित किया, परंतु दीर्घकालीन स्तर पर इसने विश्व इतिहास की दिशा ही बदल दी। मतलब पहले तो इसने यूरोप पर ही प्रभाव डाला, लेकिन यूरोप के माध्यम से यह अब बाकी महाद्वीपों में धीरे धीरे फैल गया। उदारवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा क्या है, आप लोग वाकिफ हो, और मैं आज और भी वाकिफ करवाऊंगा। अर्थात प्रतिनिधित्वात्मक सरकार मानव तथा व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता प्रदान की। तो फ्रांस की क्रांति की संभवतः सबसे प्रमुख देन है राजनीति में जन भागीदारी को प्रोत्साहन, मतलब जनता की भागीदारी। अब तक जनता को राजनीति में भागीदारी नहीं थी। राजनीति केवल राजनेताओं एवं राजनीतिज्ञों की का क्रीड़ा स्थल माना जाता था, कि ये केवल कुछ ही लोगों का क्रीड़ा स्थल है, कॉमन पीपुल को राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फ्रांस की क्रांति ने कॉमन पीपुल को, माने जिन को, बोतल से निकाल दिया। अब जिन कुड नॉट बी पुट इनटू अ बॉटल अगेन, मतलब पहली बार जनता को उसने राजनीति का स्वाद चखा दिया। इसने आधुनिक राष्ट्रवाद की अवधारणा रखी, जो जनता की शक्ति पर आधारित थी, जनता की शक्ति पर आधारित थी। इसके परिणाम स्वरूप इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। यह चीज मैं आपको आगे समझा पाऊंगा कि इसकी जो राष्ट्रवाद की विरासत है, इस कारण से इटली और जर्मनी जैसे विभाजित क्षेत्रों में एकता आएगी। चौथा, इसने गणतंत्रवादी एवं प्रजातंत्र के विचारों को भी प्रोत्साहन दिया। जो गणतंत्रवाद तो आ ही गया, क्योंकि फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया, और प्रजातंत्र जैसी चीज भी थी, जैसे जैकोबियन शासन है, उसमें प्रजातंत्र जैसी चीज भी आपको मिलेगी, समाजवाद जैसा चीज भी मिलेगा। जैसे एक विचारक ने कहा है कि स्वतंत्रता, उदारवाद का बल स्वतंत्रता पर था, तो प्रजातंत्र का बल समानता पर था, और समाजवाद का बल बंधुत्व पर था। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, तीनों विचारों को यह प्रोत्साहन दे रहा है। जैकोबियन शासन के काल में समाजवाद के तत्व या समाजवादी विचारधारा को भी प्रोत्साहन मिला। समाजवाद मतलब जनसामान्य के कल्याण की बात भी की जा रही थी। फ्रांस की क्रांति के विचारों से तात्कालिक रूप में लैटिन अमेरिकी उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। मैं अगले टॉपिक अभी बताने वाला हूं, अभी तो आज तो नहीं पहुंच पाऊंगा वहां तक, लेकिन अगले क्लास में पहुंच जाऊंगा, जिसमें 1820 के दशक का विद्रोह बताऊंगा। तो बताऊंगा कि इसका प्रभाव लैटिन अमेरिका के स्पेन स्थित उपनिवेशों पर देखा गया, और फिर फ्रांस की क्रांति की विचारधारा जब लैटिन अमेरिका में फैल गई, तो लैटिन अमेरिका में भी एक क्रांति घटित हो गई, और लैटिन अमेरिकी देशों ने स्पेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ दिया, और स्पेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित करके उन्होंने स्पेन के विरुद्ध स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार से आप देखोगे। और आगे एशिया महाद्वीप पर भी इसका प्रभाव देखा गया। एशिया महाद्वीप पर भी इसका प्रभाव देखा गया। उदाहरण के लिए टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय के व्यक्तित्व पर भी फ्रांस की क्रांति के विचारों का प्रभाव था। माने टीपू सुल्तान के व्यक्तित्व पर भी था, राजा राम मोहन राय के व्यक्तित्व पर भी था, इनके व्यक्तित्व पर भी, जैसे भारत पर भी प्रभाव, कॉलोनी पर भी प्रभाव देखा गया। राजा राम मोहन राय से लेकर टीपू सुल्तान तक सभी के विचारों पर फ्रांस की क्रांति के आदर्शों का प्रभाव देखा गया। लेकिन इस क्रांति की सीमाएं भी है, इन सीमाओं को भी देखना पड़ेगा साथ ही साथ आपको। पहला, इसकी शुरुआत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श वाक्य के साथ हुई थी, लेकिन यह लोकतांत्रिक आदर्शों को लागू करने से बहुत दूर रही, क्योंकि इसने सार्वत्रिक मताधिकार की जगह सीमित मताधिकार को लागू किया। ये तो मैं आपको पहले क्लास से ही बता रहा हूं कि कैसे वादा तो किया गया था कि नागरिक अधिकार, लेकिन नागरिक में तो महिलाओं को छोड़ दिया गया, पुरुष की बात की गई, निम्न वर्ग के लोगों को मताधिकार से वंचित रखा गया, मात्र कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग के लोगों को ही मताधिकार प्राप्त हुआ।
तो चाहे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दे रहा हो, परंतु स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श से बहुत दूर रहा। फिर 26 अगस्त 1789 को पुरुषों और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा हुई, किंतु महिलाओं को इससे वंचित रखा गया तथा वर्ष 1946 तक आकर ही सार्वत्रिक व्यस्क मताधिकार को स्वीकृति मिली। मतलब आप समझ सकते हो कि अंत में सार्वत्रिक व्यस्क मताधिकार भी मिली उनको, महिलाओं को मताधिकार मिली है भारत से जस्ट 4 वर्ष पहले। 1950 में तो इंडिया ने भी दे दिया। तो देखो हम लोगों का क्या है कि जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बताया था, याद होगा, जब हम लोगों की संविधान सभा ने, जबकि पश्चिमी देश हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि हम जब सभी लोगों को मताधिकार दे रहे थे, क्योंकि सीधे हम औपनिवेशिक व्यवस्था को प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ढाल दिया। पश्चिमी देशों ने ऐसा नहीं किया, वो धीरे धीरे बढ़े। पहले सीमित मताधिकार, फिर बहुत लंबे समय के बाद जाके महिलाओं और निम्न वर्ग को मताधिकार दिया है। उनका डेमोक्रेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा चला है। जैसे मैं आपको बताना चाहता कि आप इसको ऐसे समझ लें कि जैसे अमेरिकी क्रांति 1776 में, और अमेरिकी फ्रांस बनकर तैयार हुआ 1789 में, 1789 में। लेकिन वहां पर महिलाओं को मताधिकार मिला 19वें संविधान संशोधन के बाद 1920 में। ब्रिटेन में 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, वहां महिलाओं को मताधिकार मिला 1928 में। और फ्रांस में 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई और 1791 में फ्रांस का पहला संविधान बना, लेकिन महिलाओं को मताधिकार मिला 1946 में, जस्ट हमसे 4 वर्ष पहले। अब बताइए कि ये इनका आलम है। इस क्रांति के मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के बीच संबंधों का प्रश्न अनुत्तरित रहा। आगे रूस की क्रांति ने इसका उत्तर देने का प्रयास किया। ये मैं पहले इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था कि इसके फ्रांस की क्रांति के सामने कई प्रश्न थे। राजतंत्र और कुलीन वर्ग के बीच संबंधों की समस्या, राजतंत्र और मध्य वर्ग के बीच संबंधों की समस्या, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के बीच संबंधों की समस्या। तो विभिन्न वर्गों के बीच संबंधों की समस्या थी, और जो मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के बीच संबंधों की समस्या थी उसका समाधान ये नहीं दे सका। आगे रूस की क्रांति ने इसका समाधान देने का प्रयास किया। देखिए अब कुछ मॉडल क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। एक मॉडल क्वेश्चन है कि नेपोलियन यूरोप में क्रांति का अग्रदूत था। यह अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन मैंने इस मॉडल क्वेश्चन को डाला हुआ है। अग्रदूत था, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 150 शब्द का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में है नेपोलियन का फ्रांस की क्रांति से दोहरा संबंध रहा। एक तरफ वो क्रांति के राज, क्योंकि आलोचनात्मक परीक्षण है, तो अब देखो ये क्वेश्चन ये हाइपोथेटिकल नहीं है, आर्गुमेंटेटिव है। नेपोलियन यूरोप में क्रांति का अग्रदूत था। क्वेश्चन तो आप लोग बड़ी आसानी से पहचान जाते हो। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो मतलब इसमें हम सिर्फ अग्रदूत के रूप में उसको स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि उसकी सीमाएं भी बताएंगे। तो यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो नेपोलियन का फ्रांस की क्रांति से दोहरा संबंध रहा था। एक तरफ वह क्रांति के राजदूत के रूप में यूरोप में उपस्थित हुआ, वहीं दूसरी तरफ आगे वह स्वतंत्रता के शत्रु के रूप में यूरोप से बाहर खदेड़ा गया। मतलब पहले वो क्रांति के राजदूत के रूप में यूरोप में उपस्थित हुआ, और दूसरी तरफ आगे वह स्वतंत्रता के शत्रु के रूप में यूरोप से बाहर खदेड़ा गया। जब नेपोलियन फ्रांस से बाहर निकलकर यूरोप पहुंचा तो उसे एक सिंहासनारूढ़ जैकोबियन क्रांतिकारी के रूप में पहचाना गया। यूरोप के किसान नेपोलियन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। उसी प्रकार यूरोपीय मध्य वर्ग उसे उद्धारक के रूप में देख रहा था। उसकी दृष्टि में नेपोलियन स्वतंत्रता तथा नागरिक अधिकारों का जीवंत रूप था। फिर नेपोलियन जहां भी गया वहां उसने सामंतवाद का अंत किया, चर्च को नियंत्रित किया तथा नेपोलियन कोड को लागू कर दिया। मतलब जहां जहां भी गया, नेपोलियन के इन सुधारों से लोगों में नए उत्साह का संचार हुआ।
किंतु शीघ्र ही, ये दूसरा पक्ष देना है, क्योंकि आलोचनात्मक परीक्षण है तो दूसरा पक्ष देना है। किंतु शीघ्र ही फ्रांस की क्रांति के आदर्श तथा नेपोलियन के साम्राज्यवाद की सच्चाई के बीच का विरोधाभास सामने आने लगा तथा फिर यूरोप की जनता ने नेपोलियन को अस्वीकार कर दिया। नेपोलियन ने विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों का दोहन किया तथा अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए संबंधित क्षेत्र से बड़ी संख्या में सैनिकों की बहाली की। अब यूरोपीय लोग उसके शासन की सच्चाई को समझने लगे, जो मैंने उस समय आपको बताया था। फिर स्पेन के जन विद्रोह ने उसके अंत की शुरुआत कर दी तथा यूरोपीय शासकों ने, सबसे पहले मैं एक बात उस समय बताना भूल गया, यूरोप के विरुद्ध जो जन आंदोलन शुरू हुआ, नेपोलियन के विरुद्ध जो जन आंदोलन यूरोप में शुरू हुआ था, उसमें सबसे पहला जन आंदोलन स्पेन में शुरू हुआ। तो वही बता रहा है कि इसमें सबसे पहला जन आंदोलन स्पेन में शुरू हुआ। नेपोलियन ने विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों का दोहन किया तथा अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए संबंधित क्षेत्र से बड़ी संख्या में सैनिकों की बहाली की। अब यूरोपीय लोग उसके शासन की सच्चाई को समझने लगे। फिर स्पेन के जन विद्रोह ने उसके अंत की शुरुआत कर दी तथा यूरोपीय शासकों ने इस जन विद्रोह का लाभ उठाकर नेपोलियन को पराजित कर दिया। इस तरह फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत नेपोलियन यूरोपीय लोगों की श्रद्धा एवं घृणा दोनों का पात्र हो गया। ओके, अब फ्रांस की क्रांति की विरासत, क्रांति की सीमाएं कर ही चुका। क्या मिस्टर अंकुर कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, नेपोलियन कोड। देखो, नेपोलियन कोड बच्चों मैंने कल ही आपको बताया था, शायद आपने गौर नहीं किया होगा। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन का तो पूरा जीवन युद्ध में उलझा रहा, लेकिन 1801 और 1803 के बीच नेपोलियन बोनापार्ट 1801 और 3 के बीच उसके जीवन में शांति का काल आया था। तो उसके जीवन में शांति का काल आया तो नेपोलियन ने इन्हीं 2 वर्षों के अंदर कुछ मूलभूत सुधार किए थे। तो उसी में उसने एक विधि, जैसे कोड होता है ना आपका, मतलब सिविल कोड है और क्रिमिनल कोड है तो अलग अलग है, उसको मिलाकर उसने एक ही कोड बनाया था। कोड का मतलब हुआ विधियों का संग्रह। उसने विधियों का संग्रह तैयार करवाया था। वो विधियों का संग्रह इतना एडवांस था माय स्टूडेंट्स, इतना ज्यादा उसका जो विधियों का संग्रह था, वह विधियों का संग्रह इतना कारगर था कि नेपोलियन के बाद भी यूरोप में बाकी देशों ने भी उसके विधियों के संग्रह को अपनाया। उसी को नेपोलियन कोड बोलते हैं। मुझे लगता है कि तुम लोग नेपोलियन कोड समझ गए होगे। और भी मिस्टर अंकुर कुछ नहीं? ओके है? ये सब मेरे स्टूडेंट्स ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इन लोगों को दिक्कतें कम हो रही है और दैट्स इज अ गुड थिंग। और मुझे लगता है कि अब आप लोग समझने लगे होगे उस चीजों को। पता नहीं तुम चेंज को समझ लो और थोड़ा सा सोचना शुरू कर दो तो मेरी तो मन मांगी मुराद पूरी हो जाएगी। मैं तो यही चाहता हूं कि आप लोग सोचने वाले प्राणी बनो और तब खुद से रीजनिंग करके पढ़ने और लिखने की आदत डालो, तो उससे बहुत फायदा होगा। देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा हुआ है 2019 यूपीएससी में। 250 शब्दों का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है उसको देखो। स्पष्ट कीजिए कि अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांतियों ने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं किस प्रकार निर्मित की थी। किस प्रकार निर्मित की थी, मतलब यह से ये पूछा जा रहा है कि इस बात को आप स्पष्ट कीजिए कि ये जो फ्रांसीसी और अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों ने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं किस प्रकार निर्मित की थी। अब जानते हो एक औसत स्टूडेंट क्या करेंगे, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति की घटनाएं लिख देंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल इस बात की का तो सजेशन देना चाहूंगा कि जैसे कोई शब्द मिले, समझे, तो पहले क्वेश्चन राइटिंग शुरू करने से पहले उसका जो कीवर्ड्स है, शब्दावलियां हैं, जैसे कीवर्ड्स में इस प्रश्न में निम्नलिखित कीवर्ड्स, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, आधुनिक विश्व, आधारशिला स्पष्ट कीजिए। तो अब आपको ये नहीं है, घटनाक्रम नहीं लिखना है, आप लिखने के क्रम में उन शब्दावलियों को जरूर देखें और आप उन्हीं शब्दावलियों के सहारे लिखें। तो जो घटनाक्रम आपको नहीं लिखना है,
आपको लिखना है किस प्रकार आधारशिलाएं रखी। तो आधुनिक विश्व की आधारशिला में क्या क्या होगा, तो उसी आधारशिलाओं के बारे में देखिए। इसको मैंने कैसे किया है। अमेरिकी क्रांति एवं फ्रांस की क्रांति, जैसे इसमें इस प्रश्न में आपको केवल सहमति के बिंदु दर्शाने होंगे, क्योंकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना। इसमें अमेरिकी क्रांति तथा फ्रांस की क्रांति को पृथक पृथक देखने के बजाय संयुक्त रूप में देखने की जरूरत है। अब घटनाक्रम बताएंगे तो पता चला 250 शब्द में घटनाक्रम ही लिखते रह गए और आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं कैसे रखी है पता ही नहीं चल पाया। समान बिंदु को खोज कर निकालना है। चूंकि विश्व शब्द का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए पश्चिमी विश्व से बाहर विश्व के प्रभाव की ओर संकेत करना है। आधुनिक विश्व है, केवल यूरोप नहीं है, आधुनिक विश्व है। तो मतलब इसका मतलब पश्चिमी विश्व से बाहर भी इस पर गौर करना है। तो अमेरिकी क्रांति एवं फ्रांस की क्रांति ने यूरोप के आधुनिकीकरण की उस प्रक्रिया को लगभग पूरा कर दिया जो पुनर्जागरण एवं प्रबोधन के साथ आरंभ हुई थी। एक दृष्टि से ये क्रांतियां प्रबोधन के विचारों का क्रियान्वयन थी। फिर इसके द्वारा लाए गए बदलावों ने न केवल यूरोप पर अपितु अन्य महाद्वीपों पर भी अपना प्रभाव छोड़ा। अमेरिकी क्रांति एवं फ्रांस की क्रांति के द्वारा आरंभ किया गया आधुनिकीकरण राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विविध क्षेत्रों में व्यक्त हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में इसकी अभिव्यक्ति जन भागीदारी के आरंभ तथा गणतंत्रवादी एवं प्रजातांत्रिक विचारों के प्रभाव के रूप में देखी गई। अमेरिकी क्रांति के पश्चात एक लिखित संविधान के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका गणतंत्र के रूप में स्थापित हो गया। पहली बार जनगण ने मिलकर एक आधुनिक राष्ट्र का गठन किया। फ्रांस की क्रांति उसकी अगली कड़ी थी। क्रांति के पश्चात फ्रांस एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ तथा फिर इसने उदारवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं प्रजातंत्र जैसी आधुनिक विचारधारा को बल प्रदान किया। इसने न केवल फ्रांस में अपितु यूरोप के अन्य क्षेत्रों में सामंतवाद का खात्मा कर दिया। आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद एक नए आर्थिक मॉडल के रूप में विकसित होकर आया। सामाजिक क्षेत्र में पूंजीवाद के पूरक के रूप में व्यक्तिवाद उभर कर आया। इसने व्यक्ति एवं मानव के मूलभूत अधिकारों की मांग उठाई। फ्रांस की क्रांति के मध्य पुरुष एवं मानव अधिकारों की घोषणा हुई। सबसे बढ़कर अमेरिकी संविधान ने व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को स्वीकृति प्रदान की। आगे 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इन विचारों का प्रभाव लैटिन अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन पर देखा गया तथा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत, चीन एवं जापान जैसे एशियाई देशों पर भी इसका प्रभाव देखा गया। एक तो देखो डिस्क्रिप्टिव ये है। दूसरा एक और भी मैं तरीका बता देता हूं, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि प्रिसाइडली, ये तो आपको कंटेंट इसलिए ज्यादा करके दिया गया है कि आप थोड़ा सा पढ़ने लिखने के क्रम में इसको आप स्वाभाविक रूप से मतलब आपको समझने में सुविधा होगी। लेकिन मैं आपको और टू द पॉइंट कर देता हूं, क्योंकि जीएस में और भी आवश्यक है। जैसे आप एक प्रश्न है, इस प्रश्न को आपने पहले इंट्रोडक्शन दिया, जो इंट्रोडक्शन है उसी को सेम दे दो। जैसे ये इंट्रोडक्शन है ना, इसी इंट्रोडक्शन को तुम यहां रिपीट कर दो। इंट्रोडक्शन यही रिपीट कर दो, इसको अब मैं नहीं लिख रहा हूं। अब इंट्रोडक्शन जैसे यहां पर तुमने दे दिया, थेसिस दे दी, क्योंकि यह हाइपोथेटिकल है। इंट्रोडक्शन थेसिस में कोई खास फर्क इसमें है नहीं, इसको आपने दे दिया। अब इसके बाद कि हाँ इन क्रांतियों ने कुछ ऐसी नवीन विचारधाराओं एवं संस्थाओं को जन्म दिया जिनसे आधुनिक विश्व का निर्माण संभव हुआ। जिनसे आधुनिक विश्व का निर्माण संभव हुआ। जिनसे आधुनिक विश्व का निर्माण संभव हुआ। अब इसमें आप कुछ ऐसे दे सकते हो, व्यक्ति एवं नागरिक अधिकार। इसमें एक लाइन में
एक दो लाइन में दे दो। अमेरिका में भी, इसमें भी, वहां पर भी मौलिक अधिकार का प्रावधान रहा था वहां के संविधान में। यहां पर व्यक्ति और नागरिक अधिकारों की घोषणा हुई। पॉइंट नंबर 2, राजनीति में जन भागीदारी थर्ड, जन संप्रभुता की अवधारणा को प्रोत्साहन। अब यहां जीन जैक्विस रूसो का नाम दे दो। जीन जैक्विस रूसो ने कैसे जन संप्रभुता की अवधारणा लाई। चौथा, गणतंत्रवाद। पांचवा, लिखित संविधान। एक एक पंक्ति में सकर लिखित संविधान। 6, संघीय व्यवस्था। लेकिन संघीय व्यवस्था में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि दोनों क्रांतियों को हम डील कर रहे हैं ना। तो दोनों क्रांतियों को डील करने में अगर यही बात आप फ्रांस पर लागू कर दोगे तो मुश्किल आ जाएगी फिर, क्योंकि फ्रांस में संघीय व्यवस्था को बल्कि फ्रांस हमेशा फेडरल सिस्टम से एलर्जिक रहा है, यूनिटरी सिस्टम रहा है। इसमें आपको एक्सक्लूसिव अमेरिकी क्रांति मेंशन करना पड़ेगा। हालांकि फ्रांस में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन संयुक्त अमेरिका ने एक संघीय मॉडल दिया जिसको दुनिया ने बाद में अपनाया। तो प्रजातंत्र एवं समाजवाद के विचार, इसमें जैकोबियन शासन के प्रजातंत्र एवं समाजवाद एवं समाजवाद जैसी विचारधारा। इसमें जैकोबियन शासन की तरफ संकेत कर दो। एक लाइन में नीचे दे दो कि सबसे बढ़कर इन क्रांतियों ने केवल उत्तरी अमेरिका और यूरोप तक ही अपना प्रभाव नहीं छोड़ा, बल्कि इसका वैश्विक प्रभाव देखा गया। इसका प्रभाव लैटिन अमेरिका से लेकर एशिया में, भारत, चीन और अन्य देशों में, एशिया महाद्वीप के देशों पर देखा गया। और आगे आधुनिक विश्व के विकास में इसने अग्रिम भूमिका इन क्रांतियों ने अग्रिम भूमिका निभाई। तो ऐसे करके उत्तर लिख सकते हो। देखो, उत्तर आपको जैसे भी लिखना है, आप पहले अपने आप पर कॉन्फिडेंस पैदा करो। ये आवश्यक नहीं है कि हमारा वाक्य और आपका वाक्य मिल जाए, मिलना भी नहीं चाहिए। हमारा अपना सेंटेंस फॉर्मेशन अलग है, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन अलग होगा। हाँ, गुरु का इंपैक्ट शिष्य पर जरूर पड़ता है, तो हमारी भाषा का इंपैक्ट आपको न चाहते हुए आपकी भाषा पर पड़ेगी, और पड़ेगा तो अच्छा ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कुछ अच्छी शब्दावलियां हमसे सीख लेते हो, थोड़ा सा भाषा प्रयोग भी हमसे सीख लेते हो, तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। दैट्स अ गुड थिंग। तो ये आपका हो गया, और हम अब मान के चलते हैं कि अब आप इस टॉपिक से फ्री हो। अब फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस के साथ साथ यूरोप को भी परिवर्तित किया। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। आप लोग तो समझ ही गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी अब तक। यह प्रश्न अपने स्वरूप में हाइपोथेटिकल है। कुल मिलाकर इस कथन को सिद्ध करना है। इसके कीवर्ड्स है फ्रांस, यूरोप परिवर्तित किया, परीक्षण कीजिए, उचित तर्क और उदाहरणों से इसे सिद्ध करना है। अब देखिए, फ्रांस की क्रांति का भौगोलिक प्रसार, तीव्रता तथा व्यापकता बहुत प्रभावकारी सिद्ध हुई। इसके माध्यम से फ्रांस के साथ यूरोप का भी मध्य युग से आधुनिक युग में रूपांतरण संभव हुआ। क्योंकि इसमें हमारा फ्रांस और यूरोप है, विश्व नहीं है, तो हम केवल उन्हीं के बारे में लिखेंगे। और हाइपोथेटिकल है तो एग्री ही करेंगे। फ्रांस में यह क्रांति पुरातन व्यवस्था की विनाशक बन गई। इस क्रांति के मध्य राजतंत्र को नष्ट कर गणतंत्र स्थापित हुआ, सामंतवाद का अंत हुआ तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा हुई। इस प्रकार नवीन विचारधारा तथा संस्थागत विकास में फ्रांस यूरोप से कहीं आगे निकल गया। इसकी तार्किक परिणति फ्रांस एवं यूरोप के बीच एक युद्ध के रूप में हुई, क्योंकि क्रांति की उग्र विचारधारा यूरोप में भी पुरातन व्यवस्था को डराने लगी थी। फिर यही युद्ध यूरोप में क्रांति का वाहक बन गया। नेपोलियन के अंतर्गत फ्रांस की सेना जिन क्षेत्रों में गई वहां सामंतवाद का अंत किया, चर्च को नियंत्रित किया तथा नेपोलियन कोड को लागू कर दिया। अतः फ्रांस की क्रांति, विधि संग्रह कोड तो मैं आपको बता चुका हूं। फ्रांस की क्रांति
यूरोपीय क्रांति में परिवर्तित हो गई। आगे इसका प्रभाव अन्य महाद्वीपों पर भी देखा गया, थोड़ा संकेत केवल कर दिया गया है। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस तथा यूरोप दोनों को परिवर्तित कर दिया। बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, फूड फॉर थॉट में क्वेश्चन लिखने के लिए नहीं देता हूं। हाँ, आप कर सकते हो अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के लिए, उसमें 2-3 पॉइंट बना सकते हो। ये आपको समझने के लिए दिया गया है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, इसलिए मैं फूड फॉर थॉट हर क्वेश्चन में देता हूं। जैसे फ्रांस की क्रांति अमेरिकी क्रांति की तुलना में अधिक रेडिकल क्यों सिद्ध हुई? इसका उत्तर शायद तुम लोग दे चुके हो। इसका उत्तर तुम लोग दो तो जरा। 1 मिनट मैं टाइम देता हूं, मेरे पास समय की कमी है, लेकिन मैं फिर भी जिज्ञासु हूं कि मैं ही आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि फ्रांस की क्रांति अमेरिकी क्रांति की तुलना में ज्यादा मूल परिवर्तनवादी, ज्यादा परिवर्तनवादी क्यों सिद्ध हुई? क्या वजह हो सकती है? जल्दी, बस एक शब्द में बोलो, कोई दिक्कत नहीं। निम्न वर्ग की भूमिका ना, वाह, ग्रेट, बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया। निम्न वर्ग, कितने बच्चों ने दिया है इसका आंसर? निम्न वर्ग की भूमिका, क्या समझ है तुम लोगों की? मुझे बड़ी खुशी है, मैं तुम लोगों को विजुअलाइज कर रहा हूं कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इतने लार्जर बल्क में तुम लोग इनलाइटेंड हो रहे हो और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रही है। रियली हमारे लिए बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट है। वेरी गुड आंसर, आई एम सेटिस्फाइड। और दूसरा प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के मध्य निम्न वर्ग का प्रभावी होने का क्या कारण था? निम्न वर्ग क्यों प्रभावी हो गया? तो इसलिए कि आपको याद है कि चूंकि निम्न वर्ग, मध्य वर्ग ने भी निम्न वर्ग की सहायता लेनी चाहिए। मध्य वर्ग को लगा कि यार अगर मैं अकेला रहूंगा तो कुलीन वर्ग और राजतंत्र दोनों संयुक्त शक्ति से हमें कुचल देगा। तो इसलिए मध्य वर्ग सहायता के लिए निम्न वर्ग की तरफ देखा। लेकिन अगर आप निम्न वर्ग से सहायता लोगे तो उसके कुछ कंसेशंस तो देने पड़ेंगे। तो मध्य वर्ग की मजबूरी थी निम्न वर्ग को साथ लेना, और निम्न वर्ग अगर एक बार आ जाता है तो वो क्रांति के स्वरूप को परिवर्तित कर ही देना है। तीसरा, तमाम प्रयासों के बावजूद भी निम्न वर्ग क्रांति पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में क्यों विफल हुआ? क्यों? क्योंकि आंतरिक फूट पड़ गई और इतिहास के इस मोड़ पर अभी निम्न वर्ग उतना संगठित नहीं था। अगर निम्न वर्ग संगठित हुआ तो औद्योगिक क्रांति के बाद और कार्ल मार्क्स जैसा नेताओं से मिला। और फ्रांस की क्रांति ने यूरोपीय क्रांति का रूप क्यों ले लिया तथा इसने यूरोप पर क्या प्रभाव डाला? इसने यूरोपीय क्रांति का इसलिए रूप लिया फ्रांस की क्रांति ने, क्योंकि वही ऊपर तो बता ही चुका हूं, क्वेश्चन कर चुके हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्रांति के अग्रदूत के रूप में काम किया अथवा विनाशक के रूप में, भी क्वेश्चन तुम कर ही चुके हो, तो आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। तो ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब अंकुर मेरे स्टूडेंट से पूछो कि क्या इन लोगों ने डाउनलोड किया है जो फ्रांस के बाद का? अब उपखंड 4 पर आएंगे। इसी उपखंड 4 पर आपका खंड 2 समाप्त होगा। उपखंड 4 आप लोगों ने, जो आपको मैंने कल ही बताया था सभी लोगों को डाउनलोड कर लेने के लिए, तो उस स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर लिया है? प्लीज गिव मी द हिंट। यस कर लिया? ओके, गुड। अब हम लोग आते हैं खंड उपखंड 4 पर, 1815 के बाद का यूरोप। 1815 में लगता है स्टैंड स्टिल हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू का बैटल हार गया। सेंट हेलेना द्वीप पर वह कैदी बनाकर भेज दिया गया। उधर फ्रांस में वह भगोड़े शासक लुई 18वां को फिर एक बार यूरोपीय शक्तियों ने पुनर्स्थापित कर दिया। लगा 1815 के बाद अब एमिकेबली सेटल हो गया। फ्रांस की क्रांति ने जो पिछले 25 वर्षों से यूरोप में उथल पुथल मचा रखा था, वह उथल पुथल, वह हलचलें समाप्त हुई। फिर एक बार जो यूरोपीय शक्तियां हैं, वैसे तो विजेता में 7 थे, लेकिन 4 सबसे इंपॉर्टेंट थे, जिसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस और प्रशा, ये 4 पावर, मेजर पावर थे यूरोप के। ये सभी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एकत्रित हुए। वियना कांग्रेस का आयोजन शुरू हुआ।
अब यूरोप के सामने एक नया एजेंडा है। अब क्या होना है 1815 के बाद यूरोप का, इसमें मैंने बहुत सारे इश्यूज आपके सामने रखे हैं। ग्रेजुअली आपको आगे बढ़ना है। पहला देखो प्रमुख मुद्दे क्या है। प्रमुख मुद्दे अब 1815 के बाद नेपोलियन बोनापार्ट के एग्जिट के बाद अब और क्या मुद्दे आने हैं उसको देखना है। इस टॉपिक में फ्रांस की क्रांति के पश्चात राजनीतिक परिदृश्य का ज्ञान प्राप्त होगा। मतलब इसमें फ्रांस की क्रांति के पश्चात क्या राजनीतिक परिदृश्य है उसका ज्ञान प्राप्त होगा। इसका अध्ययन कर हम जान सकेंगे कि किस प्रकार 19वीं सदी का यूरोप फ्रांस की क्रांति की विरासत से ही संघर्ष करता रहा। हमें यह ज्ञान हो पाएगा कि कैसे 19वीं सदी का यूरोप फ्रांस की क्रांति की विरासत से ही संघर्ष करता रहा। इस टॉपिक में निम्नलिखित शामिल होंगे। एक, पीछे नेपोलियन ने क्रांति के अग्रदूत के रूप में यूरोप में प्रचलित व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। मतलब पीछे जो है नेपोलियन वो क्रांति के अग्रदूत के रूप में यूरोप के प्रचलित व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। अतः नेपोलियन की पराजय के पश्चात फिर एक बार यूरोप में परंपरावादी शक्तियां सक्रिय हो गई और उन्होंने एक यूरोपीय कांग्रेस के माध्यम से पुरानी व्यवस्था को बहाल करने का प्रयत्न किया। देखिए इसमें कई एजेंडे हैं, मैं आपको समझा देता हूं मोटे तौर पर। जैसे इसी 3 एजेंडे से देखिए, बाकी तो हम लोग सभी आगे देख लेंगे। एक ही बार बहुत सारी बात कह देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वियना में एक कांग्रेस इकट्ठी हुई, ओके। उस कांग्रेस के सामने 3 प्रमुख एजेंडे थे। तीनों प्रमुख एजेंडा यहां पर दिया हुआ है। एक तो था, एक तरह से नेपोलियन ने तो रोमन साम्राज्य से भी एक बड़ा साम्राज्य बनाया था, तो उसने यूरोप के मानचित्र को जहां तहां डिसफिगर कर दिया था, जहां तहां डिसफिगर कर दिया था, मैंने उसको बिगाड़ के रख दिया था। तो पहला एजेंडा था वियना कांग्रेस को कि हम मानचित्र का पुनर्निर्धारण करें। फ्रांस ने जिन क्षेत्रों को जीता हो तो फ्रांस से ले लिया गया था, वहां पर अब फिर हम उस यूरोप को फिर नए सिरे से हम रीअरेंज करें, जिसको कि नेपोलियन बोनापार्ट ने बिगाड़ कर रख दिया था। टेम्परेचर मिस्टर अंकुर हाउ मच? ओके। और दूसरा था फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न विचारधारा को दबाना, क्योंकि फ्रांस की क्रांति रूपी उस यज्ञ से 2 बड़ी भयानक विचारधारा निकल कर आई थी। वह विचारधारा थी उदारवाद और राष्ट्रवाद। तो इसलिए वियना कांग्रेस के सामने एक प्रमुख एजेंडा यह था कि हम उदारवाद और राष्ट्रवाद को इतनी जमीन के नीचे, इतने गहरे स्तर में गाड़ दें कि फिर यह विचारधारा रिसर्फेस होकर नहीं आए। और तीसरा था यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना। आपको याद होगा कि यूरोपीय देशों में शक्ति संतुलन की अवधारणा वेस्टफेलिया की संधि से उभर कर आई थी, लेकिन नेपोलियन के युद्धों ने और फ्रांस की क्रांति ने शक्ति संतुलन की अवधारणा को बिगाड़ कर रख दिया था। क्यों? जो फ्रांस के क्रांतिकारी जो अपील करते थे, आप यही मानकर चलिए, जो नागरिक और पुरुष अधिकारों की उद्घोषणा हुई, तो नागरिक और पुरुष अधिकारों की उद्घोषणा भी केवल फ्रांस के परिप्रेक्ष्य में नहीं थी। वो फ्रांस के क्रांतिकारी राष्ट्रीय सीमा को समझते ही नहीं थे। पूरे राष्ट्रीय सीमाओं को बिगाड़ कर रख दिया, बहुत सारे राजवंशों को समाप्त कर दिया गया, बहुत जगह पर तुम देखोगे प्रतिनिधात्मक सरकार बना दी गई। तो जो पहले की इधर जनता की राजनीति में भागीदारी होने लगी, राजतंत्र, कुलीनवर्ग और चर्च जैसी परंपरागत संस्थाएं नष्ट होने लगी, तो इसने इतना ज्यादा यूरोप में इस खेल को बिगाड़ दिया था कि फिर एक बार यूरोप के जो महत्वपूर्ण नेता थे वो चाहते थे हम यूरोप को फिर क्रांतिपूर्व अवस्था में ला दें, और इसके लिए हमको शक्ति संतुलन को भी फिर दोबारा बहाल करना होगा। तो ध्यान रहे, कांग्रेस ऑफ वियना के समक्ष यही 3 एजेंडे हैं, और उन एजेंडे के सामने एक बड़ा शत्रु है फ्रांस की क्रांति के विचार, जो अभी भी घूम रहे हैं। वह हैमलेट, एक शेक्सपियर का ट्रेजिक हीरो है हैमलेट। तो हैमलेट के भूत की तरह जो फ्रांस की क्रांति का विचार है वो अभी भी यूरोप में घूम रहा और यूरोपीय मतलब जो शासक है उनको डरा रहा था। तो अब देखिए, अब वियना कांग्रेस, तो वियना कांग्रेस अब वियना है कहां, उसको मानचित्र पर देख लीजिए। देखिए
यही है ऑस्ट्रिया, एक बड़ा साम्राज्य है। तो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो राजधानी थी वियना, और ऑस्ट्रिया की जो राजधानी वियना है वह वियना में ही एक कांग्रेस का आयोजन हुआ, वो ऑल यूरोपियन कांग्रेस था। और उस कांग्रेस पर जो प्रभावी व्यक्तित्व था वो था स्वयं ऑस्ट्रिया का चांसलर प्रिंस मेटरनिक। तो एक टेम्परेचर और बढ़ा दो, ठंडा। तो उसका लगता है मौसम बाहर में चेंज हुआ है क्या। तो उसका जो नेता था वो नेता था मेटरनिक, प्रिंस मेटरनिक। और जो प्रिंस मेटरनिक था वो बहुत बड़ा और बहुत कह सकते हो कि बहुत बड़ा कंजर्वेटिव था, अनुदारवादी था, प्रतिक्रियावादी था, परिवर्तन का बहुत बड़ा विरोधी था। और मुख्य रूप से कांग्रेस ऑफ वियना पर उसका माइंड, मतलब वो एक तरह से कांग्रेस ऑफ वियना के एक बहुत बड़े आइडियोलॉजी के रूप में काम कर रहा था। और ऑस्ट्रिया के साथ एक दूसरा अनुदारवादी शक्ति थी रूस, वह रूस भी मिली हुई थी। वैसे तो देखो 4 पावर थे, लेकिन ब्रिटेन उतना अनुदारवादी नहीं था, ब्रिटेन का नेचर थोड़ा उदार था। प्रशा की स्थिति दोनों के बीच में थी, लेकिन 2 अनुदारवादी शक्तियां थी, ऑस्ट्रिया और रूस। वो हर तरह के परिवर्तनों के खिलाफ थे, वो बड़े कंजर्वेटिव पावर थे और वो परिवर्तन के बहुत बड़े विरोधी थे। तो ये दोनों, और उसमें जो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, जैसे ऑस्ट्रिया का किंग है, तो ऑस्ट्रिया का किंग का नाम है फ्रांसिस सेकेंड। तो वो कोई मतलब वह कोई बहुत उसमें उसका कोई वजन ज्यादा नहीं है, उसकी ओर से उसका प्राइम मिनिस्टर ही बहुत ज्यादा एक्टिव है जिसका नाम है प्रिंस मेटरनिक। तो ये था वियना कांग्रेस के आयोजन का। अब वियना कांग्रेस के सामने जो पहला एजेंडा था वो मैंने आपको बताया था। पहला एजेंडा क्या था, तो यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्धारण। अब देखो मानचित्र का पुनर्निर्धारण का मतलब है, आप इसको ऐसे समझो जैसे अब यह रीजन है, इस रीजन को, इस मानचित्र को अगर नेपोलियन ने डिसफिगर कर दिया है, बिगाड़ के रख दिया है, तो अब वहां पर उसके मानचित्र का पुनर्निर्धारण होगा। मतलब एक तो कुछ राज्य है, इसको काट के उधर मिलाया जाएगा, इसको काट के उधर मिलाया जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2 कि जो राजवंश नेपोलियन के द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं उस क्षेत्र का क्या होगा। अब एक बात बताइए, आपको क्या लगता है, अगर वियना कांग्रेस जब यूरोप में फिर यूरोप का के मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर रहा था, तो क्या उसमें जनता की सहमति ले सकता था। अगर जनता की सहमति से, अब मान लो मानचित्र का पुनर्निर्धारण होना है, एक भूभाग को दूसरे भूभाग में जाना है, तो वो परिवर्तन कैसे होगा, उसमें कौन सहमति देगा। तो अगर यहां पर जनता की सहमति ली गई होती तब तो ये फ्रांस की क्रांति से भी ज्यादा रेडिकल हो गई होती, क्योंकि फ्रांस की क्रांति भी तो में क्या था, जन भागीदारी थी। ये जो पुरानी व्यवस्था, ये जो बहाल करना चाहते थे, ये चाहते थे हम पुरानी व्यवस्था को बहाल करें, ये चाहते थे हम पुरानी सीमा को बहाल करें, हम पुराने राजतंत्र को बहाल करें। तो देखो 2 सिद्धांत पर वो काम कर रहे थे। इनका एक सिद्धांत था वैध वंश परंपरा। वैध वंश परंपरा का मतलब जैसे पता किया, अच्छा ये बताओ ये क्षेत्र में कौन शासन कर रहा था, तो था कि ये बुर्बो वंश के शासक शासन कर रहे थे। मान लो ये बुर्बो वंश के शासक शासन कर रहे थे, तो पूछा गया कि ठीक है बुर्बो वंश का शासक शासन कर रहा था, तो वो शासक कहां गए, तो वो तो मर गए, उसको नेपोलियन ने हटा दिया, बाद में वो मर गए। और तो उनके घर में कोई बेटा, तो नहीं, बेटा तो नहीं है, तो और कौन है, तो उनके घर में एक भतीजा है, कहां है, तो अमुक जगह पर वो निर्वासित जीवन जी रहा है, तो लाओ उसको बुला कर लाओ, उसको गद्दी पर बैठा दो। इसको कहते हैं वैध वंश परंपरा। जहां जिस वंश का शासन था वहां उसी वंश का शासन स्थापित करो और पुरानी व्यवस्था को बहाल करो। दूसरा था फ्रांस की क्रांति, यथास्थितिवाद अर्थात परिवर्तन को रोकना। यथास्थितिवाद एक टर्म होता है, उसका मतलब होता है कि सभी प्रकार के परिवर्तनों को रोकना और जो पुरानी व्यवस्था है उसी को बहाल करना। तो पुरानी व्यवस्था को बहाल करने वाली व्यवस्था है, जो पद्धति होती है, उसी पद्धति को कहते हैं यथास्थितिवाद। तो एक उसका दूसरा बल किस पर था, तो यथास्थितिवाद पर था। फिर फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न रेडिकल विचारधारा, जैसे देखो अब हो सकता है कि तुम लोगों को कहीं समझने में दिक्कत हो, तो मैं इसको बहुत क्लियर कट समझा देता हूं। देखो इनके सामने वियना कांग्रेस, तो 3 प्रमुख चुनौती है इसके पास, चुनौतियां। तो एक है
यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्धारण। अब देखिए, यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्धारण तो किस आधार पर होना है? तो यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्धारण है, ये होना है वैध वंश परंपरा, मतलब जहां पर जिसका शासन है उसका शासन स्थापित करिए। दूसरा होना है, किस आधार पर होना है? तो दूसरा होना है यथास्थितिवाद, मतलब कोई परिवर्तन नहीं, जहां जो सिस्टम है उसको लागू करिए। तो एक तो एजेंडा हुआ था। दूसरा है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न रेडिकल विचारधारा। फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न रेडिकल विचारधारा को दबाना। तो पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं इसके लिए क्या करना है। इसके लिए इसने कदम उठाया, इटली को 7 भागों में विभाजित कर दिया। 7 भागों में विभाजित कर दिया और जर्मनी को 39 राज्यों में विभाजित किया। अब ये क्या है, आप लोग चिंता मत करना, मैं अभी समझाता हूं आपको ये क्या है, इसको मैं समझाता हूं। देखिए, एक बात यहां तक तो आप लोग समझ गए, एक बात तो आप लोग समझ गए कि ये मतलब वियना कांग्रेस है, उसके सामने एक एजेंडा है यूरोप के मानचित्र का निर्धारण, दूसरा है फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न रेडिकल विचारधारा। रेडिकल विचारधारा दो है, उदारवाद और राष्ट्रवाद। इसको दबाना है। इसको दबाने के लिए वो क्या करेगा? तो जर्मन क्षेत्र को विभाजित करेगा और इटालियन क्षेत्र को, इटली को विभाजित करेगा 7 भागों में। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं एक काम करता हूं, पहले आपको राष्ट्रवाद एवं उदारवाद पहले समझा देता हूं। देखो, जैसे वियना जैसे होता है ना, क्या आपने सुना होगा कि राजा द्रुपद ने एक बार यज्ञ किया था। उस द्रुपद के यज्ञ से क्योंकि वो चाहते थे उससे द्रोणाचार्य से बदला लेना, तो उसी द्रौपद के यज्ञ से द्रौपदी भी निकली थी, उनका एक बेटा धृष्टद्युम्न भी निकला था। तो चलो, बाद में चलकर वो बदला लेने में भी कामयाब रहे। तो हुआ ऐसा कि जब फ्रांस की क्रांति घटित हुई, तो फ्रांस की क्रांति के यज्ञ से 2 महत्वपूर्ण विचारधारा निकल कर आई। एक विचारधारा थी उदारवाद और दूसरा राष्ट्रवाद। आज आपको दोनों विचारधाराएं समझ लेनी है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए, वैचारिक शक्ति, उदारवाद अर्थात लिबरलिज्म, ये शब्द अंग्रेजी शब्द है। एक लैटिन शब्द लीबर, LIBER, लीवर से निकला है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता अथवा आजादी। इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता अथवा आजादी। मोटे तौर पर पुरातन व्यवस्था के विरुद्ध मध्य वर्ग के द्वारा जो परिवर्तन की मांगे उठाई गई, उसे उदारवाद के रूप में जाना गया। उदारवाद मध्यवर्गीय आकांक्षा को व्यक्त कर रहा था। इसका मुख्य बल राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्वात्मक सरकार, आर्थिक क्षेत्र में मुक्त अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर था। देखो, मोटे तौर पर अब देखो, उदारवाद का मतलब उदारता मत लगाना। कोई अगर आपसे पूछे कि उदारवाद का क्या मतलब है, थोड़ा सा उसको टेम्परेचर को कम ही कर दो, गर्मी होने लगी, तो ये 25 में कर दो। तो उदारवाद का क्या मतलब हुआ? तो उदारवाद जब शब्द सुनोगे तो उदारवाद शब्द को आप उस शब्द के लिटरल मीनिंग पर नहीं जाओगे। उदारवाद का मतलब जेनरोसिटी या उदारता नहीं। उदारवाद एक विशिष्ट विचारधारा थी जो मध्यवर्गीय विचारधारा थी और मध्यवर्ग के हितों में थी। अब प्रबोधन ने इसको जन्म दिया, अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति ने इसे आगे बढ़ाया।
उदारवाद का नारा वही है, स्वतंत्रता समाज जिसको तुम बोलते हो। और उदारवाद स्वतंत्रता की बात करता है, उदारवाद प्रतिनिधात्मक सरकार की बात करता है, उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, उदारवाद मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करता है, उदारवाद प्रतिनिधात्मक सरकार की बात करता है। यह मध्य वर्ग के हितों से जुड़ा हुआ है। दूसरी विचारधारा है राष्ट्रवाद। 16वीं 17वीं सदी के यूरोप में सामंतवाद के विघटन के साथ राष्ट्रीय राज्य की सीमा निर्धारित होने लगी थी। राजतंत्र के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय राज्य आंतरिक रूप से विभाजित था, क्योंकि प्रजा को समान स्तर प्राप्त नहीं था। विभाजन का आधार कुलीनता, धर्म, क्षेत्र आदि था। आधुनिक राष्ट्रवाद के युग में ही ऐसा संभव हुआ कि राष्ट्र एवं समाज की दूरी समाप्त कर दी गई। जन्म, धर्म, क्षेत्र जैसे विभाजन को समाप्त कर प्रजा को एक ही दर्जा मिल गया। अब वह प्रजा की जगह नागरिक कहा जाने लगा। इसे निम्नलिखित डायग्राम के माध्यम से समझा जा सकता। भाई मेरे एक क्वेश्चन आपने किया, किसने की पूछा है इसको? निखत, आपने हमसे प्रतिनिधात्मक सरकार शब्द का मतलब पूछा। उसको अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। मैं उम्मीद करूं कि आप लोगों ने पॉलिटी भी पढ़ी है, या हो सकता है आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी हो। ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है। जैसे जिसको आप प्रजातंत्र कहते हो, वो प्रजातंत्र भी एक प्रतिनिधात्मक सरकार का द्योतक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रजातंत्र ही प्रतिनिधात्मक सरकार का द्योतक है। प्रजातंत्र से इतर भी। द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब हुआ कि आप अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार में भागीदारी निभाते हो। मतलब जहां निर्वाचित विधानमंडल के द्वारा सरकार का संचालन होता है। प्रवीण ही नाम है ना? निखत। तो निखत जिस समय आप अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रशासन का संचालन करते हो, उसी को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या प्रतिनिधात्मक सरकार बोलते हैं। और कोई? रेडिकल कितनी बार बोला हूं? रेडिकल का मतलब है जो बहुत मूलभूत परिवर्तन। जैसे आप रेडिकल शब्द सुनो, उसका मतलब होता है मूल परिवर्तनवादी, जो मौलिक परिवर्तन की मांग करे, जो बहुत व्यापक परिवर्तन की मांग करे। उस व्यापक परिवर्तन की मांग को रेडिकल बोलते हैं। और कोई? ओके। अब देखो, राष्ट्रवाद में मैंने वैसे आपको एक चीज बताई है, यहां पर एक डायग्राम भी दिया हो, लेकिन मैं फिर आपको दोबारा बताता हूं। देखिए, एक मैंने 16वीं सदी तथा 18वीं सदी के बीच, याद होगा, हमने आपको राष्ट्रवाद से परिचय कराया था। 16वीं और 18वीं सदी के बीच ये था राजा का राष्ट्रवाद। जब सामंतवाद का पतन हुआ तो यूरोप के कुछ महत्वाकांक्षी शासक आगे आए। उन्होंने राष्ट्रीय सीमा को स्पष्ट किया और फिर उन्होंने राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की। लेकिन ये राष्ट्रीय राज्य में वो राजा बोलता था कि मैं ही राज्य हूं, मैं ही राष्ट्र हूं। मतलब वो राजा का राष्ट्रवाद था, जिसमें राजा अपने आप को राष्ट्र का प्रतिनिधि के रूप में देखता था। लुई 14वां जैसे शासक के मुख से कहलवाया गया कि आई एम द स्टेट। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यह राष्ट्र आंतरिक रूप से, अगर आप राष्ट्र की परिभाषा कहेंगे तो बड़ा सामान्य सी परिभाषा है। दैट इज नॉट एनी यूनिक डेफिनेशन। मतलब एक सामान्य सी परिभाषा है कि राष्ट्र लोगों के एक ऐसे समुदाय को कहते हैं जिनका परस्पर जुड़ाव होता है, जो एक ऐतिहासिक, जो समान रीति रिवाज और परंपरा से प्रेरित होते हैं और एक ऐतिहासिक शक्ति की उपज होते हैं। लेकिन ये अपने आप में कोई विशेष
विशेषता नहीं है। अब जैसे जब जब शासकों ने जब राष्ट्र बनाया, तो उन्होंने राष्ट्र को इतने रूप में फीचर्स बताने की कोशिश की। राष्ट्र का एक निश्चित भौगोलिक आकार हो, उस राष्ट्र का क्या हो, एक निश्चित भौगोलिक आकार हो। ओके। दूसरा केंद्रीकृत सरकार, तथा सांस्कृतिक एकरूपता को प्रोत्साहन। मतलब सांस्कृतिक एकरूपता को प्रोत्साहन। पश्चिमी यूरोप में या यूरोप में जो राष्ट्र विकसित किया जा रहा था, उसमें सांस्कृतिक एकरूपता को प्रोत्साहन, मतलब यही विशेषता नॉर्मली होती थी कि राजा एक राष्ट्र बनाना चाहता था, और राजा जो राष्ट्र बनाता था उसमें इसकी कोशिश यही होती थी कि हम एक निश्चित भौगोलिक सीमा स्थापित कर दे, केंद्र की सरकार स्थापित कर दे और सांस्कृतिक एकरूपता को प्रोत्साहन दे। लेकिन जानते हो, ये राष्ट्र आंतरिक रूप में विभाजित था। यह राष्ट्र आंतरिक रूप में विभाजित था क्योंकि इसमें आप देखोगे अलग अलग, ये जैसे पादरी थे, कुलीन थे, जन सामान्य थे। तो ऊपर वाले दो विशेषाधिकार प्राप्त से थे, और जो नीचे वाले दो थे, नीचे वाले एक थे, वो जो सभी प्रकार के विशेषाधिकारों से वंचित थे, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। एक तरह से प्रजा विभाजित थी, जो राजा की प्रजा थी वह विभाजित थी। तो यह ऊपर से राजा ने उसको एकीकरण या राष्ट्र का आवरण दे रखा था, परंतु इस राष्ट्र को जन स्वीकृति नहीं थी। अब आप देखेंगे फ्रांस की क्रांति के पश्चात, फ्रांस की क्रांति के पश्चात तो अब क्या होगा, प्रतिनिधित्वात्मक सरकार होगी। मतलब एक ऐसी सरकार होगी जो जन सामान्य का प्रतिनिधित्व करेगी। तो एक कैसी सरकार होगी, तो प्रतिनिधित्वात्मक सरकार होगी। दैट वुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। वो एक प्रतिनिधित्वात्मक सरकार होगी। अभी निखत ने पूछा था प्रतिनिधित्वात्मक सरकार क्या होती है, तो जो जन सामान्य का प्रतिनिधित्व करती, मतलब जो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जन सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी निर्वाचित विधानमंडल के आधार पर। और अब जितनी भी आंतरिक विभाजन है, मतलब प्रजा के बीच जो स्तरीकरण था, जैसे ये कुलीन है, ये पादरी है, जन सामान्य है, ये विशेषाधिकार प्राप्त है, विशेषाधिकार विहीन है, यह विभाजन समाप्त हो जाएगा। सभी लोग एक सामान्य धरातल पर आ जाएंगे। तो सभी लोग एक सामान्य धरातल पर आ जाएंगे, एक कॉमन प्लैंक पर। तो नागरिक कहे जाएंगे, सिटीजन। सिटीजन का मतलब है कोई न विशेषाधिकार प्राप्त है, न कोई विशेषाधिकार विहीन है। जब सामंतवाद के अंत की घोषणा हुई, तो आप याद करो फ्रांस की क्रांति के मध्य जो पादरी है और कुलीन है, वो पादरियों और कुलीनों के विशेषाधिकार टूट गए, जन सामान्य की स्थिति में आ गए और सभी समान हो गए। तो अब बन गए वो नागरिक। तो ये हुआ जनता का राष्ट्र। अब लोगों में एक होने की भावना आई। और उसी समय रूसों की जन संप्रभुता की अवधारणा आई, जिसने कहा कि संप्रभुता राजा में नहीं बल्कि जनता में निवास करती है। तो यू विल फाइंड हियर द टर्म जनरल विल। इसने और भी राष्ट्रवाद की भावना को रूसों की जन संप्रभुता की अवधारणा ने और भी मजबूत बनाया। तो राजा के राष्ट्र से आप आ गए जनता के राष्ट्र पर। और जो जनता का राष्ट्रवाद है वो फ्रांस की क्रांति की उपज थी, और आधुनिक राष्ट्रवाद यही है। तो जब ये राष्ट्रवाद जैसी विचारधारा है जो फ्रांस की क्रांति से निकली, ये परिवर्तन की मांग कर रही है। उदारवाद की जैसी विचारधारा है, ये परिवर्तन की मांग कर रही है। इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो ये दोनों बड़ी खतरनाक विचारधारा है, जिसको वियना कांग्रेस चाहती है कि इन दोनों खतरनाक विचारधाराओं को हम जमीन के नीचे गाड़ दें। अब इसी बैकग्राउंड के साथ हम पीछे थे जहां थे वहीं लौटते हैं। देखो, तो पीछे मैं यही लौटाता हूं आपको कि हम लोग इसको कवर कर रहे थे कि देखो
ये दूसरी विचारधारा है, इटली को 7 भागों में विभाजित कर दिया और जर्मनी को 39 राज्यों में। ऐसा क्यों किया मैं बताता हूं। देखो, जैसे पहले हम लेते हैं यहां इटालियन राज्य को। देखिए, इटली और जर्मनी, इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद पनपने का खतरा वियना कांग्रेस को नजर आ रहा था। क्यों नजर आ रहा था पता है? क्योंकि उन दोनों क्षेत्रों को नेपोलियन बोनापार्ट ने छेड़ दिया था उस दोनों को। नेपोलियन ने जर्मनी, जैसे जर्मनी 200 छोटे छोटे राज्य थे और उस छोटे छोटे राज्य पर भले ही चलो पवित्र रोमन साम्राज्य मृत प्राय हो चुका था, लेकिन नेपोलियन ने उसकी जो डेड बॉडी हैं, उसके जो स्केलेटन है उसको हटा दिया और पवित्र रोमन साम्राज्य को 1806 में एक अंत करके एक राइन परिसंघ बनाया। उस राइन परिसंघ में 200 छोटे छोटे राज्यों को 16 बड़े राज्यों में परिवर्तित कर दिया। तो कांग्रेस और वियना को लग रहा था कि भाई नेपोलियन ने उस क्षेत्र में छेड़छाड़ किया, वैसे भी जर्मन लोगों में एक होने की भावना प्रबल हो रही है, तो बेहतर है कि हम इसको डिवाइड कर दें। तो वही पहले तुम जर्मनी को देखो, तो उसमें जर्मनी को उन्होंने क्या किया कि जर्मनी को विभाजित कर दिया। अब जर्मनी को कैसे विभाजित किया? तो उन्होंने जर्मनी को 39 राज्यों में विभाजित कर दिया, 39 राज्यों में। उसमें सबसे ताकतवर राज्य जर्मनी में था प्रशा सबसे ताकतवर राज्य था। और उसके अलावा प्रशा एक पावर था, यूरोपीय पावर, लेकिन वो भी जर्मन का ही पार्ट था, जर्मन क्षेत्र में ही था, लेकिन वो अपने आप को अभी एकीकरण के विषय में नहीं सोचता था या उसको यूनिफाई करने के विषय में नहीं सोचता था, क्योंकि जनता में एक होने की भावना, मतलब मध्य वर्ग में एक होने की भावना थी। और बाकी उसने 38, वियना कांग्रेस ने बाकी 38 राज्यों में डिवाइड कर दिया। एक प्रशा हो गया और 38 अन्य राज्य, टोटल 39। और तब उसने एक और काम किया, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर एक संसद बना दी। और फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर एक संसद बनाकर और उस संसद में इन 39 राज्यों को प्रतिनिधित्व दे दिया कि 39 राज्य उस संसद में होंगे। इस 39 राज्यों को जस्ट संसद में शामिल कर दिया कि भाई ये संसद में 39 राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा। लेकिन क्योंकि जर्मन क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना न आ जाए, तो आप जानते हो कि ऑस्ट्रिया एक अनुदारवादी शक्ति था और प्रिंस मेटरनिक उसका चांसलर था। तो इस बात की पूरी सावधानी बरती कि कहीं ऐसा न हो कि आगे चलकर जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना आ जाए। इसलिए जानबूझकर उसने ऑस्ट्रिया को भी जर्मन क्षेत्र का संरक्षक बना दिया। जर्मन क्षेत्र में ऑस्ट्रिया को भी गार्जियन के तौर पर काम करना है। और जो फ्रैंकफर्ट में संसद बनी थी, तो संसद में कुल 39 मेंबर्स थे, आपको याद होगा। उसमें एक मेंबर कहीं ना कहीं उसने, उसका जो एक मेंबर है, वो एक मेंबर कहीं ना कहीं उसने उसे भी बना दिया, मतलब ऑस्ट्रिया को भी एक मेंबर बना दिया। 39 राज्यों को तो प्रतिनिधित्व मिला, साथ ही साथ ऑस्ट्रिया को भी प्रतिनिधित्व दे दिया गया। तो ये व्यवस्था की गई जर्मनी में ताकि राष्ट्रवाद की भावना ना पनपे। अब देखिए इटली में क्या किया गया। ये इटली था। अब इटली में देखिए, सबसे इसमें शक्तिशाली राज्य है पिडमोंट सार्डिनिया। तो ये एक राज्य है। उसके बाद ये इटली, चूंकि यहां पर भी नेपोलियन ने क्या किया था कि इटालियन राज्य को पुनर्गठित कर दिया था। और नेपोलियन ने इटली पर शासन किया था, तो खासकर जो फ्रांसीसी संस्थाएं, क्योंकि वैसे भी फ्रांस की संस्थाएं से तो राष्ट्रवाद की भावना स्वयं निकल रही थी, तो जब फ्रांस का शासन इटली में हुआ तो फ्रांस के संपर्क में इटालियन क्षेत्र में भी राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। तो वियना कांग्रेस ने सोचा कि चलो हम इटली को इतना विभाजित कर देते हैं कि इटली राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं होगा।
अब देखो, आपके मन में एक सवाल खड़ा हो रहा होगा, आप चिंता मत करो, मैं आगे इसका जवाब देने वाला हूं। आपके मन में एक बात होगी कि भाई वियना कांग्रेस राष्ट्रवाद को लेकर इतनी चिंतित क्यों थी, यानी ऑस्ट्रिया क्यों इतना चिंतित था, रूस राष्ट्रवाद क्यों नहीं पनपने देना चाहता था, राष्ट्रवाद से क्या समस्या थी, वो मैं आगे आपको खुद क्लियर हो जाएगा। मैं फिलहाल ये कहता हूं कि फ्रांस की क्रांति से निकली हुई एक बड़ी रेडिकल मूल परिवर्तनवादी विचारधारा थी, जो अभी पूछा किसी बच्चे ने मूल परिवर्तनवाद क्या है, तो उसको दबाने का प्रयास कर रहा था। तो अब देखो, अभी रीजन का नाम आपको याद नहीं रहेगा, चिंता मत करना, आप कुछ भी मत करना, अगर रीजन भूल जाओ तो आप इतना याद रखना, इसको 7 भाग में डिवाइड, जैसे जर्मनी को 39 राज्यों में विभाजित कर दिया, उस तरह से इसको 7 भाग में विभाजित कर दिया। अब कैसे विभाजित किया है मैं आपको बताता हूं। पिडमोंट सार्डिनिया तो एक राज्य हो गया जो अलग ही है, सबसे पावरफुल, जैसे प्रशा जर्मनी में, पिडमोंट सार्डिनिया इटली में। अब इसमें एक देखो, ये राज्य है एक लोम्बार्डी, ये है वेनेशिया, तो इन दोनों को इटली से निकालकर ऑस्ट्रियाई साम्राज्य है, तो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के अधीन इन दोनों राज्यों को कर दिया गया। अब ये ऑस्ट्रिया में विलीन हो गए 2 राज्य, तो इटली से निकल गए। और यहां मध्यवर्ती इटालियन राज्य है, परमा है, मोडेना और टस्कनी है। तो परमा, मोडेना और टस्कनी में ऑस्ट्रिया के ही राजवंश का, ऑस्ट्रिया में हैस्वर वंश का शासन था, तो ऑस्ट्रिया के राजवंश का हैस्वर वंश के शासक को परमा, मोडेना और टस्कनी का, मैंने हैस्वर वंश के ही कोई उसी वंश से जुड़ा हुआ एक शासक को परमा में, मोडेना में और टस्कनी में, इन तीनों में शासक बना दिया। और देखो, ये रेड आपको जो दिख रहा है, ये पूरा मध्यवर्ती इटालियन क्षेत्र को पोप के अधीन कर दिया गया कि इसका शासक पोप होगा। इसी में रोम भी है, पोप रोम में बैठा हुआ था, परंतु इस सारे क्षेत्र का शासक पोप को बना दिया गया। क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि इधर दक्षिणी इटली में देखो, ये नेपुल्स था और ये सिसिली था, ये एक पार्ट हुआ। तो नेपुल्स और सिसिली में बुर्बो वंश का शासक है। बुर्बो वंश भी फ्रांस में जो वंश पहले था, लुई 16वां को उसी को बुर्बो वंश कहते हैं। तो बुर्बो वंश के शासक के रूप में इसको यहां पर स्थापित कर दिया गया, नेपुल्स और सिसिली में। तो इटली 7 भाग में बांट दिया गया और जानबूझ के मध्य भाग में पोप को दे दिया गया कि कोई भी जो पूरे इटली का एकीकरण करना चाहेगा, उसको पहले पोप के क्षेत्र पर कब्जा करना होगा। और पोप चूंकि यूरोप में होली काउ है, एक ऐसा पवित्र इंस्टीट्यूशन है कि अगर किसी ने पोप को छेड़छाड़ किया, तो पोप को छेड़छाड़ करने पर सारी यूरोपीय शक्तियां मतलब बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको 7 भाग में बांट दिया और जर्मनी को 39 भाग में बांट दिया, 39 राज्यों में, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना ना पनपने पाए। ये वियना कांग्रेस का सेकेंड वन एजेंडा है, और ये पहले 2 एजेंडा में तुम ओके कर दोगे, तब मैं तीसरा, जैसे मैंने 2 अभी तक समझाया है, इसमें तुम लोग ओके कर दोगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बिना समझे हुए आगे नहीं बढ़ना है। पहला एजेंडा है यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्धारण में वैध वंश परंपरा और यथास्थितिवाद पर बल दिया गया, चाहता था ताकि यूरोप में पुरानी व्यवस्था बहाल हो जाए। और दूसरा था फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न रेडिकल का मतलब है मूल परिवर्तनवादी विचारधारा को दबाना। तो इसमें 2 है, इटली को 7 भागों में विभाजित कर दिया और जर्मनी को 39 राज्यों में। यहां तक मैंने बताया है। यहां तक मिस्टर अंकुर मेरे स्टूडेंट लोगों से पूछो वो क्लियर है कि नहीं। यहां तक क्लियर होंगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके है मैं स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ओके और कंफर्टेबल हो गए। अब देखो तीसरा इनका एजेंडा क्या है, उसको भी देख लीजिए। तीसरा एजेंडा है कांग्रेस ऑफ वियना का। तीसरा एजेंडा है शक्ति संतुलन को पुनर्बहाल करना। शक्ति संतुलन को पुनर्बहाल करना। शक्ति संतुलन को पुनर्बहाल करना। अब शक्ति संतुलन को पुनर्बहाल क्यों? वेस्टफेलिया की संधि में शक्ति संतुलन की अवधारणा आई थी। नेपोलियन के युद्धों ने और फ्रांस की क्रांतिकारियों ने पूरे राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करके शक्ति संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया, लगभग संपूर्ण यूरोप को जीत लिया। तो पहली चिंता वियना कांग्रेस को थी कि भविष्य में फ्रांस जैसी शक्ति का
पुनरुत्थान ना हो जाए, और अगर पुनरुत्थान हो तो यूरोपीय शक्तियां फ्रांस को कैसे नियंत्रित करेगी उसकी व्यवस्था की। दूसरी, मैं आपको यहाँ पर यूरोप का मानचित्र दिखाना चाहता कि देखो, एक तो ये मुद्दा था, दूसरा मुद्दा उनके सामने था कि एक तो फ्रांस था कि फ्रांस को इस तरह से घेर दो कि फ्रांस भविष्य में फिर दोबारा इतना आक्रामक ना हो सके। और एक जो चिंता उनके मन में थी वो रूस की थी। देखो ये रूस, आपको याद होगा नेपोलियन के युद्ध से पहले, जैसे नाम पहली बार मिलते हैं तो मैं आप लोगों से दो रिक्वेस्ट करता हूं कि ये चीजें प्रिजर्व रह जाएगी तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जैसे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बात को ध्यान रखना, इसको आप मिस मत होने देना, कि आप जो डेली पढ़ते हो उसको रिवीजन तो अच्छा से करना है, 15-20 मिनट टाइम सोचने पर देना है, और 15-20 मिनट सोचने के बाद फिर आपको अगर कोई आसपास हो, अपना फ्रेंड सर्कल में कोई हो जो अपना स्टूडेंट हो, जो देखो बाहर के बच्चे तो आपसे डिस्कस कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको ये सब बातों की समझ होगी नहीं। अगर अपने ग्रुप और टीम के बच्चों हो, अगर उनके साथ थोड़ा सा डिस्कशन होता रहे तो सोने में सुहागा है, फिर आपको और भी याद रखने में सुविधा होगी। तो इसलिए ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको रूस बताया था, याद होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि रूस का जो जार अलेक्जेंडर प्रथम वहां का शासक था, बहुत महत्वाकांक्षी। तो पहले क्या था कि रूस यूरोप की राजनीति से, जो पश्चिमी यूरोप की राजनीति से प्राय पृथक रहता था, मतलब आके फ्रांस वगैरह इस मुद्दे में उलझता नहीं था। वो पूर्वी शक्ति था, एक तरह से आउटकास्ट की तरह जी रहा था। लेकिन जिस समय नेपोलियन का युद्ध शुरू हुआ तो वहां से मुख्य धारा में आ गया और पश्चिमी यूरोप में एक्टिव हो गया नेपोलियन के विरुद्ध होने वाले वॉर में। चौथा गठबंधन का सक्रिय मेंबर था। और जब नेपोलियन पराजित हुआ वाटरलू में, उसके बाद 3 लाख सोल्जर्स लेकर, 3 लाख सैनिक लेकर, जो जार अलेक्जेंडर प्रथम था वह फ्रांस की राजधानी पेरिस में 3 लाख सेना के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। मतलब एक तरह से क्या कहोगे, पूरा वॉर जो ड्रम है, ड्रम उसके सैनिक बजाते हुए वॉर ड्रम विजय की घोषणा करते हुए 3 लाख सैनिक लेकर पेरिस में उसने अपना प्रदर्शन किया। यूरोपीय शक्तियां कहने के लिए फ्रांस से डरे हुए थे, लेकिन साथ ही साथ रूस से भी डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में एक दूसरा शैतान खड़ा हो जाए। तो एक तरफ वो फ्रांस को भी चाहते थे संतुलित करना, दूसरी तरफ वो रूस को चाहते थे संतुलित करना। तो देखो अब 4 टेरिटोरियल अरेंजमेंट हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, मैं 1 मिनट में समझा देता हूं। देखो, एक अरेंजमेंट किया जो मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप फ्रांस के इस छोर पर देखेंगे तो यहां पर 2 देश आपको छोटे छोटे दिखेंगे, एक हॉलैंड दिखेगा और दूसरा बेल्जियम दिखेगा। तो हॉलैंड और बेल्जियम को मिलाकर नीदरलैंड्स बना दिया कांग्रेस ऑफ वियना कांग्रेस ने। हॉलैंड और बेल्जियम को मिलाकर बना दिया नीदरलैंड्स। क्यों? फ्रांस के इस उत्तरी पूर्वी सीमा पर इसलिए बनाया कि भविष्य में अगर, उसका यह मानना था कि अगर भविष्य में फ्रांस का उछाल होता है तो ये दोनों की संयुक्त शक्ति से रोकने का प्रयत्न करेंगे। अब दूसरा देखिए, यह है स्वीडन और यह है नॉर्वे। तो नॉर्वे और स्वीडन को जोड़कर एक राष्ट्र बना दिया वियना कांग्रेस ने। दूसरा प्रबंधन तो हो गया, नॉर्वे और स्वीडन दोनों को जोड़कर एक राष्ट्र बना दिया कि भविष्य में अगर फ्रांस का उछाल होगा तो उसको रोकेगा। इधर देखिए, यह है प्रशा, जर्मनी में ही था, ये भी एक शक्ति था, इसका यहीं तक विस्तार था। तो प्रशा को, ये देखो जर्मनी है, जर्मनी क्रॉस करवा के फ्रांस की सीमा पर प्रशा को राइनलैंड का भूभाग दे दिया। प्रशा को राइनलैंड का भूभाग यहां जंप करा के दे दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। प्रशा को इसलिए राइनलैंड का भूभाग दे दिया गया, मैं आपको बताना चाहता, क्योंकि प्रशा ज्यादा ताकतवर हो जाएगा तो भविष्य में अगर फ्रांस का उद्भव होगा तो फ्रांस पर भी अंकुश लगा सकेगा। और रूस के पड़ोस में भी प्रशा था, तो भविष्य में अगर रूस की उछाल होगी तो फिर रूस पर भी अंकुश लगा सकेगा, दोनों पर, इसलिए प्रशा को। और चौथा लास्ट वन, ये देखो, ये इटली है। इटली, आप मानचित्र पर इटली मैंने अलग से भी दिया है, यह पिडमोंट।
यहां पर हाउस ऑफ सेवाय, यानी पिडमोंट ही केवल अकेला राज्य था। हाउस ऑफ सेवाय एक मतलब राजवंश था, हाउस ऑफ सेवाय बोलते हैं, वो पिडमोंट पर शासन कर रहा था। तो उसको हाउस ऑफ सेवाय को इधर जेनेवा भी दे दिया गया इटली में। स्विट्जरलैंड वाला जेनेवा नहीं, वो जेनेवा नहीं, जेनेवा। जेनेवा इटली में भी एक रीजन है, तो वो जेनेवा भी उसको दे दिया गया। और दूसरा उसको दे दिया गया सार्डिनिया। तो जेनेवा और सार्डिनिया का क्षेत्र देकर पिडमोंट को शक्तिशाली बना दिया गया, ताकि ये शक्तिशाली जो पिडमोंट रहेगा तो भविष्य में फ्रांस के उत्थान को, उसके दक्षिणी पूर्वी सीमा पर है, दक्षिणी पूर्वी सीमा पर पिडमोंट सार्डिनिया फ्रांस के उत्थान को रोक सकेगा। 4 अरेंजमेंट है, फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, आपको याद हो गया होगा। बेल्जियम हॉलैंड को मिलाकर नीदरलैंड बनाया गया। नॉर्वे स्वीडन को मिलाकर एक राष्ट्र बना दिया गया। तीसरा, इधर प्रशा को मतलब फ्रांस की सीमा पर राइनलैंड का भूभाग दे दिया गया। और दक्षिण पूर्व में पिडमोंट को जेनेवा और सार्डिनिया का पार्ट देकर पहले से ज्यादा ताकतवर बना दिया गया। तो ये 4 अरेंजमेंट है। पहले आप लोग ओके करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अंकुर, मेरे स्टूडेंट से पूछो कि ये क्लियर हुआ? ये था शक्ति संतुलन को यूरोप में पुनर्बहाल करने का प्रयास। ये सब डिफिकल्ट नहीं है, आप केवल इंटरेस्ट से अगर देखोगे तो ये सब बहुत ही मजेदार लगेगा आपको। माय स्टूडेंट्स, प्लीज बी फास्ट। ओके है? आप लोग जाके फिर पढ़ लोगे। तो देखो, अब 3 बातें पूरी हो गई। अब 3 जो मैंने कहा था लक्ष्य, ये 3 जो वियना कांग्रेस है, वो वियना कांग्रेस ने इन 3 लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया। 1 ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। अब देखो, केवल लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं होगा। अब इसमें एक और भी पेच है कि भाई चलिए, आपने यूरोपीय व्यवस्था तो बना दिया, लेकिन यूरोपीय व्यवस्था को बनाने के बाद अगर आपस में ही टकराहट हो जाए तो यूरोपीय व्यवस्था का संचालन कैसे होगा? तो यहां पर मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि यूरोपीय व्यवस्था यूरोपीय व्यवस्था के संचालन के लिए, मैंने आपको बताया कि यूरोपीय व्यवस्था के संचालन के लिए एक यूरोपीय कांग्रेस, यूरोपीय व्यवस्था के संचालन के लिए एक यूरोपीय कांग्रेस की स्थापना की गई। उस यूरोपीय कांग्रेस का नाम था वियना कांग्रेस। यूरोपीय व्यवस्था के संचालन के लिए एक यूरोपीय कांग्रेस की स्थापना की गई और यह यूरोपीय कांग्रेस का नाम था वियना कांग्रेस। और इस वियना कांग्रेस ने एक व्यवस्था की जिसका नाम था वियना व्यवस्था। मतलब ये जो मैंने तीनों ऊपर की तीनों बातें मैंने बताई, ऊपर की तीनों बातों को कहते हैं वियना व्यवस्था। तो वियना व्यवस्था कायम हुई। पहला, यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्धारण हुआ। दूसरा, इटली और जर्मनी को क्रमशः 7 और 39 राज्यों में विभाजित कर दिया गया। और तीसरा, कि शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित किया गया। लेकिन सवाल उठता है, ये अरेंजमेंट तो वियना कांग्रेस ने 1815 में किया, लेकिन इसका कोई माई बाप नहीं होगा, इसका कोई गार्जियन नहीं होगा, तो कोई भी आगे इसको चैलेंज कर देगा। तो इसके लिए वियना व्यवस्था की रक्षा के लिए, वियना व्यवस्था की रक्षा के लिए पहले एक चतुर्गुट बनाया गया। उसमें 4 ही मेंबर थे। पहले चतुर्गुट बना था, उसको क्वाड्रपल अलायंस कहते हैं, चतुर्गुट। 1815 में इसमें 4 मेंबर्स थे, प्रशा, ऑस्ट्रिया, रूस और ब्रिटेन, ये 4 मेंबर थे। आगे ऐसा सोचा गया कि चलो, फ्रांस में अब लुई 18वां है, अब नेपोलियन तो फ्रांस में रहा नहीं,
तो लुई 18 में है तो ऐसा करते हैं। अब मोनार्की फ्रांस में है तो फ्रांस हमारे लिए खतरा नहीं है, और ब्रिटेन को थोड़ा फ्रांस के प्रति रुझान भी था, और फ्रांस ने भी इस तरह से व्यवहार किया कि मानो अब हम इनोसेंट है, अब हमारी क्या गलती है, नेपोलियन जी तो चले जा चुके हैं, अब हम लोगों का तो कोई मालाफाइड इंटेंशन है नहीं। और फ्रांस भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री था। तो 1818 में पांचवें मेंबर के रूप में फ्रांस को भी इसमें शामिल कर लिया गया, और जब पांचवा मेंबर इसमें फ्रांस शामिल हो गया तो अब चतुर्गुट नाम बदल के हो गया कंसर्ट ऑफ यूरोप। कंसर्ट ऑफ यूरोप। और ध्यान रखिए, ये कंसर्ट ऑफ यूरोप का समय समय पर कांग्रेस का आयोजन होता, समय समय पर इसका कॉन्फ्रेंस होता, और कॉन्फ्रेंस होके तब कंसर्ट ऑफ यूरोप इस बात का निर्णय लेती किसी महत्वपूर्ण मसलों पर। अब कंसर्ट ऑफ यूरोप का निर्णय होता। तो कंसर्ट ऑफ यूरोप अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था बन गई, लेकिन यह संस्था आगे चलकर टूट जाएगी। यह यूरोपीय व्यवस्था के, वियना व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यही संस्था उत्तरदायी थी। इस संस्था बनाने से क्या होगा, आगे इसे चुनौती मिलनी है। चुनौती किससे मिलनी है, तो विचारधारा के स्तर पर इसे राष्ट्रवाद और उदारवाद से मिलनी है, और आर्थिक भौतिक स्तर पर औद्योगिक क्रांति से मिलनी है। फिर 1820 की विद्रोह होगा, 1830 की क्रांति होगी, 1848 की क्रांति होगी, और फिर इटली और जर्मनी के एकीकरण की दिशा में। तो मैं स्टूडेंट्स आपको मैं एक दो बातें कहनी है। एक तो कल के लिए मैं छुट्टी चाहूंगा, कल मेरा इन्वॉल्वमेंट कहीं ऐसा है कि मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो कल मैं आपका क्लास नहीं ले पाऊंगा, मैं परसों आपका क्लास लूंगा। आज मैं होमवर्क आपको दे देता हूं, इस होमवर्क को आप लोग तब तक करना जैसे, और एक क्वेश्चन भी डाल दूंगा आपको भी। एक मिनट रुक जाना आप लोग, तो इसको कर लेना है। मैं आपको बताना, वियना कांग्रेस द्वारा स्थापित निरंतरता की शक्ति। अब जैसे यूरोप में शक्ति संघ को पुनः स्थापित करना, इसके बाद वियना कांग्रेस द्वारा स्थापित निरंतरता की शक्ति, और वियना व्यवस्था को प्रबल शक्ति द्वारा चुनौती, उदारवाद, राष्ट्रवाद, ये आपको कवर करना है। राष्ट्रवाद कवर करना है, औद्योगिक क्रांति, और (1830) की क्रांतियां, 1848 की क्रांतियां, और राष्ट्रवादियों ने जो सबक लिया है, इस सबको कवर करते हुए आप यहां तक पढ़ लेना। अगर आगे आपको अगर और भी टाइम मिले तो इटली जर्मनी का एकीकरण भी पढ़ सकते हो, यहां तक तो पढ़ ही लेना, आगे टाइम मिले तो आप और भी पढ़ सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, उस क्वेश्चन को आप ये करिए। प्रश्न, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति का महत्व केवल फ्रांस के लिए नहीं, अपितु फ्रांस के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण यूरोप एवं विश्व के लिए भी रहा है, विश्व के लिए भी रहा है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। अब देखो मैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको लिखना है। मैं फिर बोल देता हूं, फ्रांस की क्रांति का महत्व केवल फ्रांस के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण यूरोप एवं विश्व के लिए भी रहा है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। अब अंकुर पूछो मेरे स्टूडेंट से, लिख पाएंगे इस क्वेश्चन को? ट्राई करेंगे?
क्या मिस्टर अंकुर लिखेंगे? तो ठीक है मैं स्टूडेंट्स, आज मैं यहीं रुकता हूं। मैं परसों मिलूंगा आप लोगों से, कल मैं आपको क्लास नहीं ले पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू। गुड नाइट।